हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कवर किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो और ग्लैंड्स के बारे में। पहला ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड और दूसरा है थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में कि ये कहाँ लोकेट होता है, यानी ये कहाँ पे मिलता है, कौन से हार्मोन ये सिक्रीट करता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में। तो अगर पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसके डोर्सल साइड पे ये मिलता है। अगर हम यहाँ से लोकेशन देखें तो भी हमें पता चल जाएगा। सो दिस इज़ पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फोर ब्रेन का डोर्सल साइड है, यानी कि जो पिछला हिस्सा है, हम बोल सकते हो कि हमें पता है कि हमारी एक बैक साइड होता है, एक फ्रंट साइड होता है। तो डोर्सल का मतलब होता है जो बैक साइड है ना। तो डोर्सल एरिया जो है, जैसे हमारी जो कमर है वो हमारा डोर्सल व्यू है और जो हमारा फ्रंट है वो हमारा क्या है, वेंट्रल व्यू है। तो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड जो है वो फोर ब्रेन के डोर्सल में आपको मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है मेलेटोनिन हार्मोन। अब ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा सिरकैडियन रिदम होता है, यानी कि हमारी बॉडी को ऑलरेडी ये पता होता है कि हमें दिन में काम करना है और रात को सोना है, इसलिए ऑटोमेटिकली जो हमारी जो बॉडी होती है वो रेस्ट में जाना शुरू हो जाती है रात को। तो ये जो हमारा पूरा बॉडी का रिदम होता है इसको हम डायूरनल रिदम या फिर सिरकैडियन साइकिल भी बोलते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल बॉडी की साइकिल है वो मेलेटोनिन की वजह से ही मेंटेन रहती है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है मेलेटोनिन, और स्लीप वेक साइकिल को भी नॉर्मल रिदम में ला के रखता है। इसके अलावा भी मेलेटोनिन के बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे कि मेलेटोनिन हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है, पिगमेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है, मतलब हमारा कलर कैसा होगा ये भी मेलेटोनिन डिसाइड करता है। तो पिगमेंटेशन जो हमारा है वो भी, और दूसरी बात मेंस्ट्रुअल साइकिल और हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी मेलेटोनिन जो है इफेक्ट करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीनियल ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और दूसरी बात यह है कि इसमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोकेशन की बात करें कि थायराइड ग्लैंड कहाँ मिलता है और कैसा दिखता है थायराइड ग्लैंड, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो दो लोब्स से मिलके बना हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, और ये जो दोनों लोब्स होती हैं ये ट्रेकिया के आसपास आपको मिलेगी, मतलब ट्रेकिया के ईदर साइड ये लोकेटेड होंगी लोब्स, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेकिया है और इसके ट्रेकिया के आसपास ये दो लोब्स हैं जो आप देख रहे हैं। थायराइड ग्लैंड की दो लोब्स हैं। थायराइड ग्लैंड की जो ये दो लोब्स हैं, इन लोब्स के बीच में एक टिश्यू होता है जो इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है, और उस टिश्यू को हम बोलते हैं इस्थमस। सो अब बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी एनाटॉमी कैसी है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज़। इसके अंदर फॉलिकल्स या फिर स्ट्रोमल टिश्यूज़ मिलते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो फॉलिकल है उसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। तो बेसिकली फॉलिकल्स होते हैं यानी सेल्स के गुच्छे होते हैं, और इन सेल्स के गुच्छों में बहुत सारे सेल्स होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो इन फॉलिकुलर सेल्स में एक कैविटी होती है। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये दो तरीके के हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। पहला हार्मोन है टेट्रा आइडोथायरोनिन, या जिसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है। तो टेट्रा मतलब होता है चार और आइडो मतलब आयोडीन, यानी कि ये जो टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन है या जिसको थायरोक्सिन भी कहा जाता है, इसमें चार आयोडीन्स होते हैं। इसको हम शॉर्ट में T4 भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन है ट्राई आइडोथायरोनिन यानी कि T3, इसमें 3 आयोडीन होते हैं। तो यहाँ से इसके नाम से पता चल रहा है दैट आयोडीन इज एसेंशियल फॉर दी
नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन दी थायराइड, यानी थायराइड हार्मोन बनने के लिए आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की एक बीमारी हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं वो कम सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बढ़ जाता है, यानी वो एनलार्ज हो जाता है, जिससे कि हमारा जो गला है वो बहुत बड़ा नज़र आने लगता है। इसको हम घेंगा रोग भी कहते हैं हिंदी में, और कॉमनली इसको ग्वाइटर भी कहा जाता है इंग्लिश में। हाइपोथायरॉयडिज्म होने से अब होगा क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि जो हार्मोन है वो कम सिक्रीट होने लग गया। अब एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर थायराइड हार्मोन नॉर्मल सिक्रीट होता रहेगा तो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल चलता रहेगा। बट अगर एक बार जो ये थायराइड हार्मोन है ये अगर कम सिक्रीट होने लग जाता है तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म भी कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हमारा खाना बहुत देर में पचता है, जिस वजह से वो फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है और हमारा जो बॉडी फैट है वो बढ़ जाता है। दैट मीन्स जिस व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उसमें जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं वो कम सिक्रीट होंगे। कम सिक्रीट होने की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा और उसका जो बॉडी फैट है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स वो वेट गेन कर लेगा। तो आपने देखा हो कई बार कुछ लोगों को थायराइड की बीमारी होती है और वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसके बाद दूसरे तरीके की एक और प्रॉब्लम आती है जब हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, यानी थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। तो अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है तो क्या होगा, अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाएगा तो मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा तो खाना बहुत तेज़ी से पचेगा, जिस वजह से कि बॉडी फैट डिपॉजिट नहीं हो पाएगा और वो जो व्यक्ति है वो पतला होता चला जाएगा। आपने देखा होगा कि जब किसी को थायराइड होता है तो या तो वो मोटा हो जाता है बहुत ज़्यादा या फिर पतला हो जाता है। आपने दो तरीके के केसेस देखे होंगे। तो ये जो पतले होने वाला केस होता है ये होता है हाइपर थायरॉयडिज्म का, ठीक है। तो हाइपर थायरॉयडिज्म का ये केस होता है। इसमें क्या होगा, थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा और इंसान पतला होता चला जाएगा। जो इससे पहले वाला केस मैंने बताया था हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है कम सिक्रीट होता है, जिस वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वो व्यक्ति मोटा हो जाता है। इसके बारे में कुछ और भी हम बातें करते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमारे इस पैराग्राफ में इसके बारे में दी हुई है। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म तब हो जाता है जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या होगा। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है फीटस का, और जो मैच्योरेशन है ग्रोइंग बेबी का वो भी क्या होता है, डिफेक्टिव हो जाता है, जिस वजह से बच्चा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है और बच्चे की ग्रोथ मर जाती है, यानी कम हो जाती है। और उस बीमारी को क्या कहा जाता है, क्रिटेनिज्म। सो क्रिटेनिज्म इज बेसिकली दी डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी, ठीक है। इसके बाद मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है, लो इंटेलिजेंस रहता है उस बच्चे का, इंटेलिजेंस क्वोशंट भी बहुत कम होता है, आईक्यू बहुत कम होता है, स्किन भी अब नॉर्मल होती है, वो डेफ या म्यूट हो सकता है, मतलब बहरा या गूंगा हो सकता है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर किसी अडल्ट विमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो क्या हो सकता है, मतलब एक अडल्ट विमेन में हो गया, वो प्रेग्नेंट नहीं है बट शी इज़ अडल्ट, उसमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको क्या हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म से, तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी। ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर हो जाता है तो क्या हो सकता है, और कैसे कैंसर होता है कि अगर थायराइड ग्लैंड में बहुत सारी गांठें बन जाती हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे कैंसर हो जाता है, जिस वजह से रेट ऑफ सिंथेसिस और सिक्रीशन जो है थायराइड हार्मोन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो अगर कैंसरस सेल्स आ जाते हैं थायराइड के अंदर, तो हमें पता है कि कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर अपना बढ़ा लेते हैं। तो अगर नंबर बढ़ जाएगा तो सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा, है ना। तो सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट होगा, ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करने से एबनॉर्मली हाई हो जाएगा हार्मोन, और एक कंडीशन बन जाएगी जिसको बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, जो कि बॉडी को फिजियोलॉजी को बहुत गलत तरीके से अफेक्ट करेगा, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि थायराइड हार्मोन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जिस रेट से मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ऑल्सो ये हार्मोन सपोर्ट करता है द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड फॉर्मेशन। रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन ऑल्सो कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म कंट्रोल प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट किस तरीके से बॉडी में यूटिलाइज होंगे, किस तरीके के उनका मेटाबॉलिज्म होगा, ये भी थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर थायराइड हार्मोन कम ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिज्म पे ही सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाटर करवाता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये बना के रखता है। यानी थायराइड हार्मोन का इस चीज़ में भी रोल होगा कि वाटर मेंटेन रहे बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी कि आयन का बैलेंस भी हमारी बॉडी फ्लूइड में बना रहे, ये भी थायराइड ग्लैंड का काम होता है। इसके अलावा इन सब चीज़ों को भी अगर हम छोड़ देते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड एक और प्रोटीन सिक्रीट करता है, प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट करता है, विच इज़ थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन इट रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है बॉडी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आपके लिए एक होमवर्क है कि थायराइड ग्लैंड के बारे में और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि थायरोकैल्सिटोनिन का क्या वर्क होता है, इसके अलावा T3 और T4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की वीडियोज़ में बाकी के जो ग्लैंड्स हैं और उनके हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।